हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। ये कहानी एक ऐसी आइलैंड की कहानी है जो 70 सालों तक समुद्र के बीच में रहते हैं। जो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जहाँ पर एक फैमिली घूमने के लिए जाते हैं, पर अचानक से एक दिन वो आइलैंड गायब हो जाते हैं। वो आइलैंड गायब क्यों हुआ और वो फैमिली लौटकर कैसे आए, वो जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के एक लड़के को दिखाई जाते हैं जो पुलिस से भाग रहा था और वो भागते हुए जाकर एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद सैम के फादर को बुलाए जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर के अच्छे दोस्त होते हैं। वो हैंक को कहते हैं तुम्हारे बेटे रेडियो टावर के ऊपर में चढ़ गए थे, पर मैंने उसे अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारे बेटे हैं। जिसके बाद वो दोनों घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हैंक उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके किसी भी सवालों का आंसर नहीं देते हैं। दरअसल सैम हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके स्टेप फादर होते हैं। अगले दिन सुबह जब हैंक बात करने के लिए सैम के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैम के हाथों में एक पेपर है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर हैंक उसे कहते हैं कि जब मैं नेवी में था तब मैं इस तरह के कोड मैसेज को बहुत ही आसानी से डिकोड कर लेता था, इसीलिए मैं इस मैसेज को डिकोड करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर तुम्हें इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कल क्यों रेडियो टावर के ऊपर में तुम चढ़ गए थे। जिस पर सैम कहते हैं कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था, पर वो मैसेज क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं जाकर टावर के ऊपर में चढ़ गए सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और तब जाकर मैं इस मैसेज को पूरा लिख पाया। और ये सुनने के बाद हैंक उस मैसेज को डिकोड करने में उसकी मदद करते हैं। मैसेज को डिकोड करते हुए वो कहते हैं दिस आइलैंड इज रियल। ये सुनकर सैम बहुत ही खुश हो जाते हैं और हैंक को एक किताब दिखाते हैं जिस किताब का नाम मिस्टीरियस आइलैंड है। और इसके बाद हैंक जब आगे के मैसेज को डिकोड करते हैं तो उसमें और दो किताब का जिक्र रहते हैं, वो भी किताब मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में ही होते हैं। तीनों किताब में एक अलग अलग नक्शा होते हैं। हैंक तीनों नक्शा को मिलाकर एक नया नक्शा बनाते हैं जिसमें एक आइलैंड की लोकेशन रहते हैं, जिसे देखकर सैम उस आइलैंड पर जाना चाहते हैं। पर हैंक कहते हैं तुम्हें अकेले उस आइलैंड पर जाने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता नहीं वो कौन है जो तुम्हें मैसेज भेजा है। सैम कहते हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरी दादाजी है जो मिस्टीरियस आइलैंड की किताब के बहुत बड़े फैन थे, जो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गए। और मुझे पूरा यकीन है उन्हें वो आइलैंड मिल गया है और वहाँ पर जाने के लिए वो मुझे रेडियो पर मैसेज भेजा है और मैं उसे किसी भी हालत में वापस लाने के लिए जाने वाला हूँ। पर हैंक उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए वो सैम के मॉम से इसके बारे में बात करते हैं। और सब कुछ जानने के बाद वो सैम के पास में 2 टिकट लेकर आते हैं और अगले दिन सैम को लेकर पावलो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आकर उन लोगों को एक आदमी से पता चलता है उस लोकेशन पर कोई भी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। हैंक उस आदमी को जाने के लिए $1000 की ऑफर करते हैं, पर फिर भी वो मना कर देते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर रहने वाले गैवेटो बोलकर एक आदमी उन दोनों को ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके साथ में उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कल्लानी होती है, जो इस खतरनाक सफर में जाने के लिए $3000 मांगते हैं। और सैम इसमें ही राजी हो जाते हैं और चारों मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो लोग समुद्र के उस हिस्से में पहुँचते हैं तब वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे थे, जिसे देखकर सैम कहते हैं हम लोगों को उस आइलैंड पर जाने के लिए इस तूफान के बीच से जाना होगा क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा है। पर सैम के बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होते हैं और साथ में हेलीकॉप्टर का कंट्रोल भी गैवेटो के हाथ में नहीं रहते हैं। वो अपने आप ही तूफान के बीच में चले जाते हैं और तूफान में पड़कर उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके होश आते हैं तो वो समुद्र के किनारे पर होते हैं, जिसके बाद वो अपने सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। वही सैम को चट्टान के बीच में एक गुफा देखने को मिलते हैं और जब वो लोग गुफा के अंदर से दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो जो आइलैंड को ढूंढ रहा था वो उसके सामने में होते हैं। और ये सच में एक बहुत ही मिस्टीरियस बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होते हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अजीब होते हैं। जो हमारी दुनिया में छोटे होते हैं वो इस आइलैंड पर बड़े होते हैं। हाथी जो हमारी दुनिया में बहुत ही बड़े होते हैं वो इस आइलैंड पर छोटे होते हैं और सभी लोग हाथी के साथ में खेलने लगते हैं। तभी सैम को दूर पहाड़ों पे एक जगह पर धुआं उठते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मेरी दादाजी वहाँ पर ही होंगे। और सभी लोग मिलकर उस तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में चलते हुए वो लोगों को अजीब सा पत्थर देखने को मिलते हैं। और उस पत्थर के ऊपर से चलते हुए हैंक को पता चलता है ये पत्थर नहीं बल्कि ये एक अंडा है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा छिपकली आकर इन सब के ऊपर में हमला कर देती है और छिपकली से बचने के लिए सभी के सभी यहाँ से भागने लगते हैं। और इससे पहले वो छिपकली इन सब को मार डालते तभी कोई आकर उस पर हमला करके उसे
बेहोश कर देती है और ये और कोई नहीं बल्कि सैम की दादाजी अलेक्जेंडर होते हैं। और वो सबसे मिलकर कहते हैं यहाँ पर रहने की तरीका जान लिया हो, और इसके बाद वो सभी को लेकर जंगल से होते हुए अपने टी हाउस में चले आते हैं जहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं होते हैं। यहाँ पर वो रेडियो भी होते हैं जिससे वो सैम को मैसेज भेजा था, जिसे देखकर कल्याणी कहते हैं क्यों न हम लोग इस रेडियो से मदद मंगवा ले। पर अलेक्जेंडर कहते हैं इस रेडियो को इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट की सही जगह पर आना बहुत ही जरूरी है, जो 2 हफ्तों में एक बार आते हैं। पर कल मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों के आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग सफर में निकल जाते हैं और जंगल से होते हुए वो लोग एक खूबसूरत पुराने शहर के सामने में चले आते हैं जिसका नाम एटलांटिस है। और सभी लोग मिलकर उस शहर के अंदर में चले आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हैंक कहते हैं कि ये शहर तो 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था, जिस पर अलेक्जेंडर कहते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था वो समुद्र के पानी में डूबा हुआ था, लेकिन ये शहर 70 साल पानी के ऊपर में रहते हैं और 70 साल पानी के नीचे। सैम कहते हैं ये सब कुछ समुद्र के नीचे रहने वाले ज्वालामुखी के वजह से होते हैं जो जमीन को ऊपर और नीचे की तरफ धकेलती रहते हैं। वही दूसरी तरफ हैंक यहाँ पर पानी को टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये पानी बहुत ही खड़ा है, समुद्र के पानी आइलैंड के इतने अंदर तक नहीं आ सकते, यानी कि ये पानी जमीन के नीचे से आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये द्वीप बहुत ही जल्दी डूबने वाले हैं। लेकिन अलेक्जेंडर इस बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसे डूबने में अभी भी 14 साल लगेंगे। पर हैंक उसे कहते हैं कि ये द्वीप 2 से 4 दिन के अंदर में ही डूब जाएंगे। तभी सैम कहते हैं कि मेरे पास में एक आइडिया है। यहाँ पर कैप्टन नीमू के एक सबमरीन है जिसका नाम एंटुलिस है, जिसके मदद से हम लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा सकते हैं। पर इस किताब में सबमरीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो सबमरीन कहाँ पर है। तभी अलेक्जेंडर कैप्टन नीमू के समाधि के बारे में कहते हैं और सबको वहाँ पर लेकर जाते हैं और कहते हैं ये समाधि उनके साथियों ने बनाया था। यहाँ पर कैप्टन नीमू की लिखी हुई एक डायरी भी होती है जिसे कल्याणी समाधि के अंदर से लेकर आती है और डायरी पढ़ते हुए सबको पता चलता है नीमू हिंदुस्तान से आए थे। उसके डायरी में ये भी लिखा होता है कि उसकी जो सबमरीन है वो इस आइलैंड के दूसरी तरफ एक ज्वालामुखी की गुफा के नीचे में है, जिसे जानकर सबके सब सबमरीन तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो लोग पहाड़ के रास्ते से जाते हुए जंगल में चले आते हैं जहाँ पर उन लोगों को अजीब सा पेड़ देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े चींटी भी देखने को मिलते हैं। उन लोगों के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर उन लोगों को जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुँचना है। रास्ते में उन लोगों को एक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं जो अपने अंदर से सोना उगल रहा था। सैम उस ज्वालामुखी को देखकर उस तरफ जाना चाहते हैं, पर हैंक उसे वहाँ पर जाने से मना करते हैं। साथ में कल्याणी भी सैम को जाने से मना करती है और कहते हैं हम लोगों को जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। जिसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग घूम फिर कर सेम जगह पर ही चले आए हैं। उन लोगों को पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है। तभी अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ी मधुमक्खी के ऊपर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस मधुमक्खी के ऊपर में बैठकर पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं। हालांकि हैंक ऐसा करना नहीं चाहते हैं, पर उनके पास में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो भी मधुमक्खी के ऊपर में बैठकर पहाड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में इनके ऊपर 2 पंछी हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए हैंक वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ और एक पंछी आकर सैम के ऊपर में हमला करते हैं। सैम भी उससे बचने के लिए जंगल के अंदर से होते हुए भागने लगते हैं। इसके बाद हैंक और अलेक्जेंडर मिलकर एक प्लान बनाकर दोनों पंछी को आपस में टकरा देते हैं और दूसरी तरफ एक पंछी के हमले से बचते हुए कल्याणी मधुमक्खी के ऊपर से नीचे गिर जाती है। पर वो नीचे जमीन पर आकर गिरते उससे पहले ही सैम नीचे आकर किसी तरह से कल्याणी को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर उतर देते हैं और आखिरी बचे हुए पंछी को अपने पीछे ले जाकर बहुत ही चालाकी से उस पंछी को मकड़ी के जाल में फंसा देते हैं और अगले ही पल एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, जिसके वजह से उसके पैरों में चोट आ जाते हैं। वहाँ पर हैंक आकर उसकी मदद करते हैं और उसे उठा कर लेकर जाते हैं और रात में सबके साथ मिलकर एक गाना भी गाते हैं, जहाँ पर इन बाप बेटे के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कल्याणी के पिता को पता चल जाता है कि सैम और कल्याणी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कल्याणी कहते हैं कि सैम वापस यूएस चले जाएंगे और वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, जबकि हमारी दुनिया बहुत ही छोटी है। ये सब कुछ सुनकर गैबेटो उससे वादा करते हैं कि तुम भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जरूर जाओगे। इसीलिए रात में जब सभी लोग सो रहा था तब गैबेटो यहाँ से निकलकर सोने की ज्वालामुखी के पास में आ जाते हैं। दरअसल वो यहाँ से सोना ले जाकर अपनी बेटी को एक अच्छी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह जब सभी नींद से उठते हैं तब
वो देखते हैं कि यहाँ पर गैबेटो नहीं है और साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भी भर गया है, जिसे देखकर हैंक को समझ में आ जाते हैं कुछ घंटे में ही ये आइलैंड डूबने वाले हैं, यानी कि इन सबको अब जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुंचना पड़ेगा। पर कल्लानी अपने पिताजी को वापस लेने के लिए जाना चाहती है, इसलिए अलेक्जेंडर कल्लानी के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग सबमरीन को लेकर उस ज्वालामुखी के पास में आकर मिलना। जिसके बाद वो कल्लानी को लेकर निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर को साथ में लेकर कल्लानी उसके पिताजी के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं गैबेटो सोने के एक बहुत बड़े टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर कल्लानी अपने पिताजी को समझाते हुए कहते हैं मुझे इस दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ में ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए इस सोने के टुकड़े को छोड़ दीजिए। जो सुनकर उसके पिताजी उसके बात मान लेते हैं। अब तीनों मिलकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर हैंक आने वाले हैं। दूसरी तरफ हैंक और सैम को दिखाई जाते हैं जो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सबमरीन को होना चाहिए था, पर यहाँ पर सबमरीन नहीं होते हैं क्योंकि पानी के लेवल बढ़ने के वजह से वो पानी के अंदर में होते हैं। इसलिए दोनों समुद्र के अंदर में जाते हैं और समुद्र के अंदर में उन दोनों को सबमरीन मिल जाते हैं और दरवाजा को ओपन करके वो अंदर में जाने ही वाले होते हैं, तभी एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक ईल मछली आकर उनके ऊपर में हमला करते हैं और वो लोग किसी तरह से उस हमले से बचते हुए सबमरीन के अंदर में चले आते हैं और सबमरीन के अंदर में आकर वो लोग इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सबमरीन के इंजन स्टार्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हैंक इंजन को चेक करने के लिए नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि वो इंजन बैटरी से चलते हैं, जिसे देखकर वो सैम को कहते हैं कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी को इलेक्ट्रिक का झटका देना पड़ेगा और इन दोनों के पास में बैटरी को इलेक्ट्रिक के झटके देने के लिए एक ही तरीके होते हैं। वो तरीका ईल मछली है जो पहाड़ में शिकार करने के लिए घूम रहा था, जिसके अंदर में हजारों वोल्ट का बिजली है। वो लोग बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक बहुत बड़े रॉड के साथ में उसे फिक्स कर देते हैं और हैंक बाहर जाकर खड़ा हो जाते हैं। जब मछली उनके ऊपर में हमला करते हैं तो उस लोहे के रॉड को उसके मुंह के अंदर में डालते हैं, जिससे इंजन के बैटरी को एक बहुत बड़ा झटका मिलते हैं, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हैंक बाहर से अंदर में चले आते हैं। दूसरी तरफ कल्लानी गैबेटो और अलेक्जेंडर को दिखाई जाते हैं जो ज्वालामुखी के फटने के वजह से पानी के ऊपर में एक चट्टान में फंसा हुआ था। उनके चारों तरफ से पानी ही पानी रहते हैं और बड़े बड़े पत्थर ज्वालामुखी के अंदर से निकलकर उनके आसपास में गिरने लगते हैं और पानी के ऊंचे ऊंचे लहरों के वजह से चट्टान डूबने लगते हैं। इसलिए वो तीनों समुद्र में कूद जाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। उन लोगों को जब लग रहा था कि उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है, तभी सामने से हैंक और सैम सबमरीन को लेकर आते हैं और तीनों को अंदर में लेकर आते हैं। पर अभी भी इन लोगों का परेशानी खत्म नहीं होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के वजह से बड़े बड़े पत्थर समुद्र में आकर गिरने लगे थे और एक पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े सबमरीन की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर हैंक गैबेटो को सबमरीन चलाने के लिए कहते हैं और सैम को कहते हैं जब मैं कहूँ तब तुम्हारे सामने में ये जो स्विच है इसे दबा देना। जिसके बाद हैंक एक मिसाइल को लॉन्चर में डालते हैं और सैम को स्विच दबाने को कहते हैं और जो बहुत बड़े पत्थर इनके तरफ आ रहा होता है वो मिसाइल से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से सभी लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग बहुत खुश भी होते हैं और यहाँ से निकलने के 6 महीने के बाद दिखाई जाते हैं कल्लानी अपने पिताजी से बात कर रहा है, जिसके पास में अब हेलीकॉप्टर नहीं है पर इनके पास में एक पुराना और बहुत ही खूबसूरत सबमरीन होते हैं, इसलिए वो अब एक फेमस टूरिस्ट गाइड है। दूसरी तरफ सैम के बर्थडे होते हैं, इसीलिए कल्लानी उसके साथ में मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आकर सैम को एक किताब गिफ्ट में देते हैं, जिस किताब का नाम है फ्रॉम द अर्थ टू द मून और कहते हैं हमारे परिवार के अगले एडवेंचर ये हो सकते हैं। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।